तो अभी हमारा स्टार्ट ये है कि 100 बेगर्स हाउ टू फाइंड अर्लीस्ट। ओके मेन टॉपिक ये है ओके बराबर। अभी बेसिकली मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये है कि मैंने 2003 से स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया, ओके। जब मेरा सीए कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ हाँ उसके बाद मेरा सीए तो नवंबर 2007 में कंप्लीट हुआ, और हाँ 2008 में मैं जॉब इसमें ही फाइंड करना चाहता था, हाँ हाँ रिसर्च में। हाँ हाँ। लेकिन 2007 का जो क्रेज था 50-64% के आसपास का क्रेज करेक्ट था, करेक्ट तो करेक्ट। मेरे को इसमें कहीं जॉब नहीं मिली। बराबर। 2011 के आसपास मैंने ये अपना खुद का स्टार्ट किया, और ओ अलग अलग बुक्स रीड करके हाँ हाँ ये अभी एक स्ट्रेटेजी पे पहुंचा हूँ जो हाँ। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि चल चल रही है, ओके क्योंकि ओके। उसमें पैसा बन रहा है तो चल रही है, ऐसा लग करेक्ट रहा है। अभी करेक्ट उसमें भी कहीं आपके हिसाब से भी कोई वो हो सकता है कि आप करेक्ट कुछ अपना डाल के कुछ नया रिसर्च निकल सकता है। ठीक करेक्ट है, करेक्ट। तो यही है अभी। ये जो मैंने बुक्स रीड की है तो ये सब बुक्स अलग अलग है कि इन्वेस्टर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रेहम जो वॉरेन बफेट के गुरु है, वन करेक्ट। ऑफ वॉल स्ट्रीट जो पीटर लिंच की है वो हाँ भी हाँ अच्छी है, और बीटिंग द स्ट्रीट दोनों पीटर लिंच की है। हाँ तो हाँ वो दोनों बुक भी अच्छी है। हाउ टू हाँ मेक मनी विलियम ओनेल्स, उसमें से क्या है कि हमको पॉइंट मिल सकता है कि हाँ। व्हेन टू बाय। ओके व्हेन टू बाय। ओके कोई भी स्ट्रोक है तो कब उसका एक्चुअल प्रॉपर पॉइंट आता है, मींस करेक्ट। के बाई पॉइंट आता है। तो वो बाई पॉइंट आप विलियम ओनेल की बुक जो है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक उसमें से मिलता है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियर फाइनेंस है जो पराग परीख ने लिखी है, अपना इंडियन इन्वेस्टर है, और ओके उसका उसका फंड भी है पीपीएफएस। तो वो तो अभी नहीं रहे, लेकिन हम्म उनकी ये बिहेवियर फाइनेंस जो बोलते हैं कि हम्म। वो कैसे हर्ड मेंटालिटी क्रिएट होती है स्टॉक में, वो सब उसमें डिफाइन किया है बराबर। उसने। तो और कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन स्टॉक फिलिप पीसर की है, वो भी अच्छी है। लिटिल बुक पेट डोर्सी की है। तो उसमें उन्होंने 5 क्राइटेरिया दिए है कि हाउ टू उसमें उन्होंने मोट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। मोट MOAT, मोट का कंसेप्ट ये है कि हम्म। इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट होता है। ओके कोई भी कंपनी इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब कैसे क्रिएट करती है, ओके तो ओके। वो उसने एक्सप्लेन किया है, तो वो भी अच्छी बुक है। और हम्म 100 to 1 इस इस बुक से मेरे को ये थॉमस फेल्प्स की बुक्स है, उसमें उन्होंने 365 स्टॉक का एनालिसिस किया है। और हम्म। वो बुक में से मैंने ये क्राइटेरिया 100 बेगर्स कैसे होता है वो उसमें से मैंने इसमें से 100 100 to 1। 100 to 1 थॉमस फेल्प्स लिखा है ना। ओके ओके। हाँ, द थॉटफुल इन्वेस्टर इंडियन बसंत महेश्वरी की है वो, उसमें उन्होंने आरओई का कंसेप्ट अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ओके और ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग सौरभ मुखरेजा, वो भी दिल्ली का अपना इंडिया का ही है, दिल्ली का वो फंड मैनेजर। और वो क्या है कि वो एक आप ऐसा स्टॉक फाइंड करो कि हम्म लेके भूल जाओ 10 साल तक, हम्म। वो ऐसा है। और वॉरेन बफेट के अलग अलग लेटर्स पढ़े हैं, और ऑनलाइन वैल्यू इन्वेस्टिंग जो भी है ब्लॉग्स, उसमें से रीडिंग कर करके ये स्ट्रेटेजी बनाई है। ओके और ओके। एक जसी लेवरमोर, हम्म। हाउ टू ट्रेड इन स्ट्रोक, वो तो टोटल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही है। ओके लेकिन उसकी बुक में से एक कंसेप्ट ये निकलता है कि वो बुक पूरी लिख के वो जसी लिवरमोर जो है वो ट्रेडर था हम्म टोटली। तो हम्म। ट्रेडर था तो वो भी उसने अपनी अपनी स्टाइल थे, वो अपनी ही स्टाइल से ट्रेडिंग करता था, और करेक्ट। नया नया स्ट्रेटेजी बनाता था। और बराबर। 3 बार वो बैंकरप्ट हुआ, ओके। और 3 बार वो अमेरिका का रिचेस्ट पर्सन बना। ओ ओके। हाँ, अभी शायद जिंदा होता तो हाँ। अभी अभी वो वॉरेन बफेट से भी आगे आगे निकल गया होता।
लेकिन वो तीसरी बार जब ये बैंकरप्ट हुआ तब वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में लिखा था नेवर ब्रेक योर रूल्स। ओके ओके, रूल्स ब्रेक किया जिसके से वो सुसाइड। क्योंकि अपने ही रूल्स, आप अपने ही एक्सपीरियंस पे आप अपने ही रूल्स बनाओगे और उसको ही ब्रेक करोगे तो सुसाइड करने का ही टाइम आएगा। वो उसका कहने का मतलब ये था। तो इसलिए वो भी मैंने पढ़ी थी, तो पढ़ी है, लेकिन वो क्या है, टेक्निकली है टोटली, ट्रेडिंग करने के लिए ये। वो मैं ज्यादा वो नहीं करता, लेकिन बुक अच्छी है। बराबर। अब हम इन्वेस्टमेंट में आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड अभी आप कैसे कौन अभी जो कंपैरिजन करते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू का, बराबर है, तो आपको 30 साल का ये सपोज 1981 से 2013 तक का एनालिसिस है, ये गूगल में से ही लिया है। तो रेट इन्फ्लेशन सपोज 7% के आसपास है, गोल्ड का रेट 9% के आसपास से, ये जो होराइजन है ना 81 टू 2013 उनमें, करेक्ट। और सिल्वर 9.43% से CAGR से ग्रो हो रहा है। फिक्स डिपॉजिट 8.84 से, PPF है तो 10% के आसपास, और सेंसेक्स है तो सबसे ज्यादा है। लेकिन उसमें हिकअप बहुत आता है, अप डाउन होता ही रहता है, बराबर है। लेकिन हम डिफरेंस देखें PPF जो ज्यादा है अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में से और सेंसेक्स में, तो 6% का ही है। लेकिन अगर हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 37 ईयर डिफरेंस कितना आ जाता है? 16,000 के आसपास का आ जाता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। बराबर। तो जो अलग अलग बुक पढ़ी उसमें से ये 100 बेगर वाली बुक है, उसमें ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक फॉर्मूला तो एक ही है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के 100 बेगर कैसे बनता है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग केस कौन से रेट से आप करते हैं। अगर आप 14% रेट से करते हैं तो 35 ईयर लगेगा आपको 100 बेगर बनाने में। ओके। और सेम अमाउंट आप 26% से करते हैं तो 20 ईयर में आपका 100 बेगर हो जाएगा। मींस कि 1 रुपीस आपने इन्वेस्ट किया तो 100 रुपीस हो जाएगा। कितने टाइम में होगा? 100 टाइम्स कभी कितने टाइम में होगा? सॉरी, मतलब 1 रुपया अगर मैंने आज इन्वेस्ट किया तो 100 टाइम्स कितने टाइम में होगा? वैसे आप कौन से रेट पे उसको कंपाउंड करते हैं वो डिपेंड। करेक्ट। ये रेट बाजू में लिखा है, रिटर्न आप दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर? हाँ, तो रिटर्न लिखा है और बाजू में 100 बेगर्स ईयर्स लिखा है। 14% रेट से करते हैं तो 35 ईयर लगेगा आपको 1 रुपीस को 100 बेगर्स बनाने में। और आप सेम अमाउंट 26% से कर रहे हो तो 20 ईयर लगेगा। और 36% से कर रहे हो, आप अपना पैसे कैसे कौन से CAGR से कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, करेक्ट, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो 15 ईयर होता है और आपको 10 ईयर में चाहिए तो 58.5% चाहिए आपको ईयर ऑन ईयर 10 ईयर तक, करेक्ट, कंटिन्यूअसली विदाउट डिफॉल्ट। ठीक है, करेक्ट। अभी ये सेंसेक्स का हम देखते हैं, तो ये सेंसेक्स जो कि 1996 से चेंज नहीं हुआ, चेंज किया है क्या? सॉरी, चेंज किया हमने तो किया, आपको दिखा? नहीं चेंज नहीं। हाँ, अभी हुआ ना। ठीक है, अभी ये सेंसेक्स का हम देखते हैं, तो सेंसेक्स 1996 से 2020 अभी तक का ये चार्ट है। तो ये चार्ट ये दिखा रहा है कि 96 कभी कितनी बार करेक्शन आता है, फिर भी ये बढ़ता ही रहता है, बराबर। अभी ये सपोज ये करेक्शन 10 to 13% हम 10% से 13% तक होता है तो उसको माइनर करेक्शन बोलते हैं। पर इसमें लिखा ही है कि 10 to 13 तो माइनर है, ए टाइप का करेक्शन है। 25 to 30 है
तो मीडियम करेक्शन है, और 50 to 60 वो जो 20 ईयर का एवरेजन है, सपोज तो 2000 से अभी तक में ये 50% से 60% करेक्शन 2 ही बार आया है। एक 2000 में आया था 58%। यहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ नहीं, वो कर्सर चेंज नहीं हुआ, उधर ही एक जगह पे ही है। सॉरी, ये कर्सर अभी दिख रहा है, कर्सर, सॉरी, हेलो, हाँ कर्सर दिख रहा है अभी ये 100 बैगर्स में चलेगा। नहीं, वेट करो, वेट करो, अभी आया स्क्रीन? एक मिनट, नहीं आया। हाँ अभी आया, दिख रहा है 58%। मेरे को नहीं, हाँ अभी आया, हाँ अभी आया। 2000 में 58% करेक्शन आया था। तो मेरा कर्सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। और 2008 में 64% का करेक्शन आया है। करेक्ट। और रिसेंटली जो करेक्शन आया था वो 37%, 38% के आसपास का था। बराबर। तो मीन्स के कहने का, ये स्लाइड दिखाने का मतलब यही है कि ये करेक्शन तो आता ही रहता है, और हर 2 साल में एक बार करेक्शन आता ही है। 2 साल होता है तो एक बार करेक्शन आ ही जाता है। ये वो मेजर करेक्शन हो या माइनर करेक्शन हो, करेक्शन आता है। वो तो आता ही रहेगा फ्यूचर में। जो ये 100 बेगर्स बुक है, उसमें क्या है कि कौन सा कंसेप्ट दिया है उन्होंने। तो 100 बेगर बुक्स जो पहली बार लिखी गई, थॉमस फेल्प्स ने लिखी, तब उन्होंने स्टडी किया, 45 इयर्स का स्टडी किया, और उसमें उन्होंने 365 स्टॉक ऐसे स्टडी किए, और जो 100 बेगर हुए थे उसका स्टडी है। उसके बाद उस बुक से इंस्पायर होके एक दूसरे आदमी ने वो बुक लिखी, वही बुक। तो उन्होंने वो स्टडी स्टार्ट की 1962 से 2014 तक, और उन्होंने भी 365 स्टॉक ऐसे स्टडी किए जो 100 बेगर हुए। तो अब उसका मेन क्राइटेरिया क्या है, 100 बेगर होता कैसे है, वो अर्ली कैसे माइन हो, अर्ली कैसे हम कैप्चर कर सके। हाँ बराबर, ठीक है। तो मेन क्राइटेरिया तो ये है कि 100 बेगर्स फंडामेंटल क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग देम। अभी जो हम स्टार्ट करते हैं कोई भी स्क्रीन, सपोज अभी हम रिलायंस लेते हैं, तो रिलायंस की मार्केट कैप है 14 लाख करोड़, बराबर। तो हमको कैसी कंपनी चाहिए, तो अभी 14 लाख करोड़ है, तो उसको 100 बेगर होने में कितना 100 लगाना पड़ेगा पीछे, बराबर। तो अभी वो ऐसा हो सके, पहले तो ये नहीं, क्योंकि अभी तो ये मुकेश अंबानी अभी वर्ल्ड का 4th पर्सन बन गया है। तो अभी वो सपोज 100 बेगर हो गया तो वो तो फर्स्ट में ही हो जाएगा। अभी तो हमको क्या करना है कि स्टार्ट कैसे करना है, मार्केट कैप कब कैसी होनी चाहिए कि 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। 500 करोड़ से नीचे इसलिए नहीं रखी क्योंकि उसमें जो प्रमोटर होते हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होते, मीन्स कि वो एक्सपांशन नहीं कर पा सकते। कभी 2 साल तक उसका क्या होता है कि 2-3 साल तक उसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट बता सकते हैं, ग्रोथ बता सकते हैं, लेकिन वो एक्सपांड करना है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, तो प्रोफेशनली कोई क्वालिफाइड ऐसा होता नहीं है। कभी कभी मिल भी जाता है उसमें, छोटे भी, अगर आपका वो एनालिसिस सही है तो मिल सकता है, नहीं तो क्या होता है कि उसमें वो रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी उसको अपने क्राइटेरिया में लेते नहीं है, म्यूचुअल फंड उसको बाय नहीं करेंगे, तो शेयर कैसे बढ़ेगा। शेयर बढ़ने के लिए चांस की क्राइटेरिया मीन्स को कुछ तो होना चाहिए कि कोई उसे बाय करे, कोई बड़ा इन्वेस्टर या कोई भी होना। FII है, म्यूचुअल फंड है, कोई ना कोई उसे बाय करे तो ही शेयर बड़ा हो, वो बढ़ेगा ना, नहीं तो बढ़ेगा नहीं।
मीन्स के जो शेयर शेयर ये सपोज ये शेयर हम लेते हैं, तो सपोज शेयर कैसे बढ़ता है, बढ़ने का कारण क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ तो रीजन तो होना चाहिए ना बढ़ने के लिए। अगर वो नहीं है तो कैसे होगा? बराबर। मीन्स के ग्रोथ होना चाहिए सेल्स एंड प्रॉफिट में। बराबर। बिजनेस बढ़ने के लिए स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल होना चाहिए, जो भी उसका बिजनेस मॉडल है। सपोज अभी ये फार्मा का चल रहा है, बराबर है, तो फार्मा का बिजनेस मॉडल जो भी है, सपोज आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, फॉर्मुलेशन में है, आप एपीआई सप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो स्केलेबल और सस्टेनेबल होना चाहिए। अभी वो नहीं है तो 100 बैगर होने का कोई चांस नहीं है। बराबर। आपका मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए एंड प्राइसिंग पावर होना चाहिए। सपोज ये अभी जॉकी वाला है, अभी पेज इंडस्ट्रीज, तो वो क्या कर रहा है? हाँ, वो सबसे ज्यादा ये हाई भाव में ही बेच रहा है ना। इसके अक्षय, पेज इंडस्ट्रीज मालूम है कौन सी कंपनी है? अभी पेज इंडस्ट्री का ब्रांड है ये जॉकी अंडरवेयर। जॉकी अंडरवेयर। ओके जॉकी अंडर, ठीक है। अंडरवेयर है जो प्रीमियम क्वालिटी से बाजार में बेच रहा है। बराबर है। जो भी दूसरा अंडरवेयर आप लेने जाएंगे तो आपको 50% कम प्राइस में मिलेगा, और ये पूरा प्राइसिंग लेता है, क्वालिटी के साथ प्राइसिंग भी ले रहे हैं। हाँ, तो अभी वो कैसे, सपोज दूसरे भी अंडरवेयर वाले है ही बाजार में, तो फिर भी ये प्राइस कमांड कर रहा है। मीन्स के उसके पास प्राइसिंग पावर है। करेक्ट। सपोज कैडबरी की हम चॉकलेट लेने जाते हैं, तो कैडबरी डेयरी मिल्क लेने जाते हैं तो 5 रुपीज में भी मिलती है, और पूरा अभी वो भी बढ़ा भी सकता है, 6 रुपीज भी कर सकता है और 10 रुपीज भी कर सकता है। बराबर, लेने वाले लेंगे ही लेंगे, वो प्राइसिंग पावर है। बराबर। और एक्सपांशन विदाउट टेकिंग ह्यूज डेप्ट। एक्सपांशन करना है बिजनेस का, तो डेप्ट लेना है, लेकिन बहुत नहीं लेना। करेक्ट। कौन अपने इंटरनल अक्रूवल से जो करता है वो तो अच्छा ही है, लेकिन कभी कभी क्या है, डेप्ट लेना पड़ता है। करेक्ट। आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का नॉलेज तो होगा ही। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेना है तो थोड़ा सा डेप्ट लेना पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा ये हो सके कि भाई एक्सपेंशन अपने इंटरनल अक्रूवल से हो तो अच्छा है। बराबर। मीन्स के नो डेप्ट और लिटिल बिट डेप्ट। डेप्ट तो पहले ही देखना ही है। बराबर। गुड प्रमोटर होल्डिंग प्रिपरेट, मीन्स के 50-60% के आसपास है, 50% से अबव तो अच्छा है। बराबर। प्रमोटर शुड बी ओनर ऑफ द कंपनी। तो मीन्स के ऐसा होना चाहिए कि प्रमोटर अपना धंधा चला रहे, ऐसे चलाए। मीन्स के उसको स्टॉक प्राइस या कैसा है मूवमेंट है बाजार का, वो तो उसको एंटरटेन करना है, लेकिन उसको अपना बिजनेस खुद ही करना, अपना बिजनेस में ही फोकस रखना है। ऐसा कुछ प्रमोटर होना चाहिए। प्रमोटर शुड बी गुड एलोकेटर ऑफ कैपिटल। अब सपोज वो 100 करोड़ कमा लिया, तो उसको क्या एलोकेशन कैसे करता है, इसके कितना शेयर होल्डर को, स्मॉल शेयर होल्डर को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को देता है, कितना एक्सपेंशन के लिए रखता है, कितना रिजर्व रखता है, वो सब उसको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ। करेक्ट। बिग एड्रेसेबल मार्केट एंड लॉन्ग रनअवे टू ग्रो। अब बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि उसका मार्केट कैसे होना चाहिए, बिग एड्रेसेबल मार्केट और लॉन्ग रनअवे टू ग्रो, ऐसा होना चाहिए। मीन्स के सपोज कोई ऐसा बिजनेस है कि भाई आप 5 साल के बाद उसका नामो निशान ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स के टेक्नोलॉजी अभी है, सपोज कोई टेक्नोलॉजी का बिजनेस हम देखते हैं, तो कोई टेक्नोलॉजी की ऐसे है कि सब अभी ये कीबोर्ड वाला जो मोबाइल फोन था, तो अब उसका तो कोई है ही नहीं, अब तो ये टच स्क्रीन आ गया। तो वो जो मोबाइल बनाती थी वो कंपनी का तो दिवालिया निकल गया, नोकिया जैसी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस मॉडल आपका ऐसा होना चाहिए। करेक्ट। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एंड एबिलिटी टू रीइन्वेस्ट दैट कैपिटल अगेन एंड अगेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल आपका 20% से अबव होना चाहिए और वो अपना रीइन्वेस्टमेंट ऐसे होना चाहिए अगेन एंड अगेन वो सब रीइन्वेस्ट ही करता रहे, फिर भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बराबर। देयर शुड बी स्टेबल इंडस्ट्री, मीन्स के स्टेबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसी रातों रात इवेपोरेट हो जाए ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, अब ऐसा मिलता है तो क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अपना जो क्राइटेरिया है कि सपोज आप एक स्क्रिप्ट में कितना डालते हैं कि आपका पोर्टफोलियो साइज है सपोज 100 रुपीज, तो आप एक स्क्रिप्ट में 2 या 3% से आप डाल सकते हैं एक स्क्रिप्ट में। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टॉक मिलता है तो आप 5 या 7% डाल सकते हैं। बराबर। और उसके बाद अवॉइड मैक्रोस, ओके। न्यूज टीवी चैनल्स, सीएनबीसी, इंटरेस्ट रेट, करेक्ट। ऑयल प्राइस, ये सब मूवमेंट आपको क्या है कि आपके पास तो आपने अपने क्राइटेरिया डिफाइन करके स्टॉक ले लिया है, तो आपको करना क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका रिव्यू करना है। करेक्ट। उसका रिजल्ट का। बराबर है। बाकी तो ये सब ये होता ही रहेगा, कभी ये डॉलर अप हो जाएगा, कभी इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगा, यहाँ अप हो जाएगा, ये तो होता ही रहेगा। पॉलिटिकल न्यूज आते ही रहेंगे। करेक्ट। Monitor it but don't dump it on slightest hiccup. Suppose quarterly results और ये कुछ ऐसा, सपोज कोई कंपनी 100 करोड़ का एक्सपेंशन कर रही है, तो क्वार्टरली रिपोर्ट में क्या आएगा कि कभी कभी एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, तो अभी वो एक्सपेंशन ऑन रोड है कि नहीं है वो देखना है। होल्ड इट थ्रू थिक एंड थिन, मीन्स कि आपको होल्ड करना है। डोंट गेट बोर। कभी कभी कैसा होता है मार्केट चल नहीं रहा होता तो 2 साल तक कोई स्टॉक चलता ही नहीं है। अभी मैं अपना ही खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने ईस्टर इंडस्ट्री लिया था, तो 2 साल तक मेरे को बिठाया। अभी वो मेरे प्राइस पे आया है, कॉस्ट पे। ओके। डोंट चेस रिटर्न, रिटर्न के पीछे भागना नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। आपने काम सही किया है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। होल्ड फॉर एटलीस्ट 8 to 10 ईयर, पिक ए गुड बिजनेस एंड जस्ट होल्ड इट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ, हमने बात की ना कि 7 या 8% या 10% तक आप ले जा सकते हैं, अच्छा स्टॉक मिला तो। अपने पोर्टफोलियो साइज का बता रहा हूँ। बराबर। यू नीड सम लक, थोड़ा सा लक तो होना चाहिए, क्योंकि अब ये फाइंड करने के लिए भी लक होना चाहिए ना कि मैंने कुछ फाइंड किया और आपने कुछ फाइंड किया, लेकिन मेरा चला या आपका चला, मेरा नहीं चला, तो वहाँ लक फिर प्ले करता है थोड़ा सा। 100 बैगर इंडियन मार्केट में जो अभी तक हुए हैं, तो ये 1994 से 2014 तक ये इतने सारे कंपनीज है जो 100 बैगर ऑलरेडी मार्च 2014 तक हो गए हैं। उसके बाद का दूसरे हुए ही भी है, लेकिन उसका इसमें है नहीं, क्योंकि मैंने ये मोतीलाल ओसवाल के एक एनालिसिस में से कटिंग किया है। ठीक है, तो अभी मैंने ये तो किया था, एक बुक में 100 बैगर का किया था, जो बुक में लिखा था उसमें से जो क्राइटेरिया बनाया उसमें से ये सब कैसे क्या कौन सा स्टॉक लेना है वो सब दिखाया। अभी जो एक हमने इधर एक बुक पढ़ी थी, ये बुक का नाम लिखा है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, विलियम जे ओनेल। तो उसमें एक मेथड है, उसमें तो कई सारी मेथड है, लेकिन मैं एक ही मेथड फॉलो करता हूँ, ये कप विथ हैंडल मेथड। हेलो, कौन सा? ये लिखा है ना, तो कप विथ हैंडल। ओके, कप विथ हैंडल। अभी उसमें तो कई सारे मेथड है, लेकिन मेरे को ये मेथड थोड़ा सा वायबल लगता है, तो मैं उन पे ही काम करता हूँ ज्यादातर। तो कप विथ हैंडल मेथड क्या है?
कप जैसा शेप होता है और फिर थोड़ा नीचे जाता है। जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइस पैटर्न लुक्स लाइक कप विथ हैंडल व्हेन द आउटलाइन ऑफ कप इज viewed फ्रॉम द साइड में से देखते हैं तो कप जैसा दिखे। कप कैसे फॉर्म होता है तो 7 वीक से और 7 वीक में भी फॉर्म होता है और 65 वीक तक में भी हो सकता है। ओके। द यूजुअल करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट क्विक, सपोज ये है चार्ट दिखा ना आपको? हाँ, सपोज यहाँ से ये 30% अप हुआ, उसके बाद 15 या 35% का करेक्शन आया और यहाँ तक ये टॉप बनाया, सॉरी ये टॉप बनाया, उसके बाद 10 या 15% का करेक्शन आया और उसके बाद फिर ये स्क्रिप्ट बढ़ा, तब जब ये यहाँ क्रॉस होता है यहाँ, तो यहाँ हमारा बाई पॉइंट आता है। ओके। तो इस तरह से ये कप विथ मीन्स, तो मैं तो जनरली ऑल टाइम हाई पे ही बाई करता हूँ। ओके। ऑल टाइम हाई पे हमारा जो ये सब क्राइटेरिया है जो 100 बेगर्स में बुक में आया है, सब फुलफिल होता है तब मैं उस स्क्रिप्ट में बाई करता हूँ। ओके ओके। अभी उसका एक दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अभी जो अभी एक एक्सेल फाइल आई है आपके सामने? नहीं अभी तक नहीं है, एक मिनट। अभी आ गई? सूर्य आई क्या? नहीं आई। शायद आपको स्क्रीन वापस से या तो डेस्कटॉप शेयर करना पड़ेगा या स्क्रीन वो शेयर करना पड़ेगा, फाइल अलग से शेयर करना पड़ेगा। ऐसा है? आपने पर्टिकुलर पहले पीडीएफ फाइल शेयर किया होगा तो नेक्स्ट फाइल नहीं लेगा शायद। नहीं, पीपीटी शेयर किया था मैंने तो। हाँ, मैंने तो पूरा स्क्रीन शेयर ही किया था। ठीक है, अभी देख लेता हूँ। अब शेयरिंग में जाओ, डेस्कटॉप लो वहाँ पे शेयरिंग में तो शायद आएगा। हाँ ठीक है, आ गया। अब आ गया? एक मिनट। हाँ अभी आया, अभी आ गया? आ गया। ये जो 2008 से जो मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद से अभी तक, सपोज 2017 तक का मैंने एक एनालिसिस किया है, तो जो ये सपोज स्टॉक लेते हैं, हॉकिंस कुकर लिखा है, तो उसकी डेट दिख रही है 9/1/2008 में। उसका जब मार्केट क्रैश हुआ था ना, 64% जब क्रैश हुआ, उससे पहले उसका ऑल टाइम हाई था ये 249 आसपास, और उसके बाद 1.5 साल के बाद उसने हाई किया 320। सपोज जियो हम जो कप जैसा यहाँ से यहाँ तक मीन्स क्या हुआ कि यहाँ 248 से 320 तक चला गया, बराबर। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ, यहाँ से नीचे आया। हाँ। 10% से 15% हमको करेक्शन चाहिए, और करेक्शन आके हमारा बाई पॉइंट यहाँ बनता है, तो हम यहाँ बाई करते हैं। तो ये स्टॉक 2015 में यहाँ तक चढ़ गया, और 10 टाइम्स तो ऐसे सब स्टॉक लेते हैं। सपोज ये सिंफनी वाला है, तो मई 2008 में 6 रुपीस में मिल रहा था, तो जून 2009 में उन्होंने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ये बढ़ के यहाँ आया। उसके बाद हमारा बाई पॉइंट इधर आता है 1.5 महीने के बाद, तो 6.5 रुपीस में लेते हैं, तो 2200 तक चला गया था वो। इसमें क्या हो गया?
हाँ 340 बेगर हुआ। तो ऐसे ऐसे मैंने ये मीन्स के पुराना जो हाइल है, जो हम ये कप विथ हैंडल में मेथड कैसे मैं देखता हूँ, तो कि भाई पुराना हाइल है, तो ये चार्ट है कोई भी मैं ले लेता हूँ। कोई भी चार्ट है, ये सपोज अभी ये चार्ट है, यहाँ से मैंने ये मंथली किया और 8 ईयर का चार्ट लेता हूँ। अभी ये चार्ट दिख रहा है। हाँ, अभी ये चार्ट में ये सपोज यहाँ 415 रुपीज के आसपास हाई दिखा रहा है अगस्त 2015 में। ओके, इधर हाई बता रहा है। अभी जो ये पुराना हाई था 2015 का, अभी ये बनने की कोशिश कर रहा है। 402 तो 3 तो हो गया अभी। तो मीन्स के यहाँ से यहाँ तक ये कप जैसा शेप होता है। ओके, कप जैसा शेप होता है। मैं तो यही सोचा हूँ कि भाई सपोज ये कप जैसा हुआ तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन, 10 to 15% करेक्शन चाहिए। उसके बाद जो हाई बनता है, सपोज यहाँ से ये 402 रुपीज हुआ तो थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, 40 रुपीज करेक्शन हो गया, और अगले वीक में सपोज करेक्शन होता है, और उसके बाद ये तो मंथली चार्ट है, पूरे मंथ का है। एक मीन्स के एक मंथ है पूरा। तो ये 2015 का हाई अभी क्यों कर रहा है? पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि भाई सपोज ये 2015 का हाई अभी क्यों कर रहा है? करेक्ट। उसमें कुछ क्या है? तो ये हमारे जो ये 100 बेगर वाले क्राइटेरिया है उसमें आता है। करेक्ट, हाँ, तो बाई करने का चांस बनता है। ओके, क्योंकि ये जो है ये सब ऐसे ही हुए हैं कि पूरा करेक्शन, सपोज ये करेक्शन था 64% का मार्केट का करेक्शन था। करेक्ट, 2008 में 64% मार्केट करेक्शन था। तो ये मार्केट करेक्शन हजम करके ये 6 रुपीज का 6.35 जून में ही हो गया। जून 2009 मार्केट रन होने का स्टार्ट हुआ मार्च 2009 में नीचे से। तो 2009 में से स्टार्ट हुआ तो इन्होंने पहले ही हाई कर दिया। अभी मार्केट तो ऑल टाइम हाई हुआ भी नहीं था, लेकिन ये स्क्रिप्ट ने हाई कर दिया। तो 6.5 रुपीज में आपको ये जुलाई में मिल रहा था, जुलाई में ऑल टाइम हाई पे। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये सब इतना उसको होल्ड करते हैं 6, 7, 8 इयर्स तक, तो चांस रहता है। अभी जो भी ये सब स्क्रिप्ट है उसमें सपोज ये 60-74 स्क्रिप्ट है। अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, पैसिव मींस के आइडल, करेक्ट, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट क्या है कि आपको फाइंड करना ही आपका एक इन्वॉल्वमेंट है। बाकी क्या करना है कि आपको उसमें 25,000 स्मॉल अमाउंट एक स्क्रिप्ट में डाल देनी है। बराबर। सपोज ये 74 स्क्रिप्ट आपको मिल रही है कि 7 ईयर में 2009 से 2017 तक आपको 74 स्क्रिप्ट मिली। हर साल में कोई ना कोई मिलता ही है। सपोज ये पहला है तो ये तो 2008, ये मैंने तो यहाँ जो बाई वाला है ना उसमें उसको लिया है, तो 2009 है। उसके बाद 10 है, तो उसमें अलग अलग सपोज बीच में एक रो मैंने ब्लैंक रख दी है, तो मीन्स कि उसका 2009 का मिला है, तो ये 2010 का 11 का तो कहीं 2 ही मिला मेरे को। पूरे साल में 2 ही स्क्रिप्ट मिला था। उसमें एक 5 बेगर हुआ और एक 41 बेगर हुआ। ओके, मीन्स कि ऐसा होता है। अब सपोज हमको पैसिव इनकम मीन्स के आपको एक अमाउंट वेल्थ क्रिएट करना है, तो क्या करना है कि सब में आपको इन्वेस्ट करना है। आप कौन सा होगा वो तो आपको मालूम ही नहीं है।
बराबर। कौन सा सिम्फनी होगा, कौन सा ये सपोज ये कैप्लिन फाइन होगा, वो पहले तो मालूम ही नहीं होगा। बराबर। जब आप बाय करते हैं तब आपको मालूम नहीं होगा। करेक्ट। क्योंकि उसका फ्यूचर आपको भी अनडिफाइंड होता है पहले तो। बराबर। तो कौन सा अजंता फार्मा भी है इसमें कि ये है 26 रुपीज में 2000 में उसने हाई किया था, तो 2010 में हाई करता है, 10 साल बाद 28 किया, और 29 रुपीज में हमको लेना है तो 2100 तक गया वहां से। तो हमको क्या करना है कि उस सब में 10 आपका 25,000 डालना है। ओके। ठीक है, तो 25,000 अगर आप डालते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है ये 18,50,000। ओके। हाँ बराबर। और सब में मैंने एक ये भी रिसर्च किया कि ये सब स्टॉक है तो इसमें हमारा जो ये स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एक्सपेंशन विदाउट डेप्ट, वो तो है ही कंसेप्ट 100 बैगर वाला। और एक कंसेप्ट मैंने ये हमारा कोई इन्वेस्टर है हमारा, सपोज आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मोतीलाल ओसवाल का है, रामदेव अग्रवाल, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। और वो एक बार उसका मैं देख रहा था ना, उसका वीडियो देख रहा था मोतीलाल ओसवाल, उसमें उन्होंने ये कंसेप्ट दिखाया था कि पेबैक पीरियड क्या है, कितने टाइम में मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। वो आप अपने हिसाब से वो पेबैक पीरियड है, बराबर है। करेक्ट। अब हम कोई स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पेबैक की पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे? कितने टाइम में मैंने जो इन्वेस्ट किया वो मेरे को मिल जाएगा? वो तो मिल जाएगा, क्योंकि हमको तो इधर अगर आपको कोई स्क्रिप्ट अगर ये सिम्फनी लेते हैं 6.5 रुपीज में आप ले लिए तो मीन्स के 13 रुपीज हुआ, बराबर है, तो आपका पैसा डबल हो गया, तो आप वापस ले लेंगे, निकाल लेंगे। हाँ मतलब निकाल सकते हैं, बराबर, मतलब आधा निकाल सकते हैं, आधा रख सकते हैं, मतलब फ्री वाला पार्ट। मेरा क्या कहना है, उसके बाद भी वो स्क्रिप्ट तो 2200 तक गई, बराबर। 13 रुपीज में आप निकाल लेंगे तो आपने एक आम का पेड़ लगाया और उसको आम आने से पहले ही कट दिया, ऐसा हुआ ना? बराबर हुआ ना? बराबर। हाँ, क्योंकि आपने आम का पेड़ बढ़ाया और पहले ही साल में आपने उसको, अभी तो आम आए नहीं थे, क्योंकि आम आना तो अभी रिटर्न तो जो ज्यादा रिटर्न था, वेल्थ क्रिएशन जो होता है, सपोज आपके 2009 से 2017 के क्राइटेरिया होराइजन में सिम्फनी तो एक ही है। करेक्ट। उसमें आप 25,000 डालते हैं तो 85 लाख होता है। करेक्ट। तो आपको उसको तो होल्ड करना ही है, बराबर। तो अभी वो टाइम पे नहीं समझेगा ना कि ये एक्चुअली बेचना है, रखना है, मतलब इसीलिए होल्ड करना है। अब वो होल्ड करने के लिए जो ये मोतीलाल ओसवाल का जो ये रामदेव अग्रवाल एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो मैंने वो स्टडी किया, और उसमें उसके बेस पे मैंने ये मेरे क्राइटेरिया में आता है या नहीं है वो सब स्टडी किया। तो पेबैक पीरियड मैं किसको पेबैक करता हूँ कि सपोज मैं एक स्क्रीन लेता हूँ, इधर ये स्क्रीनर है, बराबर है, इसमें डालता हूँ सिम्फनी। अभी उसका मार्केट कैप किया है 6,248 करोड़ मार्केट कैप। अभी उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 7 करोड़। 7 करोड़। सपोज मैं 6.5 रुपीज में बाय करता हूँ उसको, तो मेरा मार्केट कैप कितना आता है? 45 करोड़ के आसपास। करेक्ट। अब ये जब 45 करोड़ था तब था, जब ये 45 करोड़ था, बराबर है, तो जब हम बाय करते हैं तब उसका मार्केट कैप 45 करोड़ था।
करेक्ट, हाँ मतलब जब भी 6 रुपए का जब भी रहेगा तभी 42 करोड़ जितना रहेगा उसका मार्केट कैप। हाँ एग्जैक्टली। अब 45 करोड़ का मार्केट कैप कब वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कब कमा लेता है? अब जब सपोज मैं इसको ही लेता हूँ स्क्रीनर में, सिंपनी को ही, सपोज मैं 2009 में मेरे को बाई यहाँ मिलता है, तब वो 43 करोड़ कमा रहा था, बराबर है। तो उसके नेक्स्ट 5 ईयर में ये यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने लिया है, तो वो मेरे मार्केट कैप जब मैं बाई कर रहा हूँ उससे अबव होना चाहिए। मीन्स के पेबैक पीरियड आपको 5 ईयर में मिलना चाहिए। मार्केट कैप जो है सपोज ये इसका 6000 करोड़ है, तो मेरे को ये नेक्स्ट 5 ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये चाहिए, बराबर। तो पेबैक पीरियड होता है वो ऐसा। मतलब आप बोल रहे हो जितना मार्केट कैप है उतना प्रॉफिट वो 1 साल में ही दे रहा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब डबल वो। ये तो दे रहा है, सिंपनी दे रहा था तब, बराबर है। करेक्ट। अब हमको क्या करना है कि सपोज अभी कोई स्क्रिप है, सपोज ये स्क्रिप लेते हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, अभी इसका मार्केट कैप 2600 करोड़ है। ओके, हाँ 2600 करोड़ है, तो अभी ये ईयर ऑन ईयर 380 करोड़ कमा रहा है, तो 280 करोड़ कमा रहा है। तो मीन्स के इंटू 5 यहाँ ऐसा आपको फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना है, फ्यूचर में ये सस्टेन करेगा या इससे अब वो होता है प्रॉफिट। 5 ईयर में ये आपको इतना चाहिए ही चाहिए, आपको तो करेक्ट, आपको इतना चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा हुए पेबैक पीरियड मिलता है तो ही बाई करना है। अब सपोज हम 25 अब ऐसा इस सब में सपोज ये मार्केट कैप जब बाई करते थे तब ये मार्केट कैप था, बराबर है। तो 5 ईयर का प्रॉफिट ये हुआ सब में, तो मीन्स के सपोज मार्केट कैप इसका 175 है, तो ये 171 ऊपर जो रो है ना, उसमें मैंने ये सब प्रॉफिट का टोटल किया है इधर। तो 5 ईयर में कौन सा प्रॉफिट कमाया है इन्होंने, तो भाई इन्होंने 171 करोड़ कमाया है, फिर भी ये शेयर्स आपको रिटर्न कितना मिला, 14 टाइम्स हुआ आपका। करेक्ट। सपोज ये 159 का मार्केट कैप था जब हम बाई करते हैं, तो 5 ईयर का प्रॉफिट 270 हुआ, तो उन्होंने 17 गुना रिटर्न दिया। करेक्ट। ये वर्लपुल है, तो वर्लपुल ने कमाया नहीं है प्रॉफिट, 5 ईयर में इतना नहीं हुआ टोटल, फिर भी इन्होंने रिटर्न तो दिया ही 28 गुना। कि वो लॉन्ग जेस्टेशन 2000 का आई, उन्होंने 2008 में ब्रेक किया, और उसमें 2009 में हम बाई करते हैं, तो हमको 65 में बाई करते हैं तो भी 1800, अभी तो 2500 के आसपास है, लेकिन 1800 तक चला गया था जब ये मैंने ये स्टडी, ये स्क्रिप्ट, ये सीट बनाई तब। तो इस तरह से सपोज हम ये 74 स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो 18 लाख होता है। करेक्ट। 18,50,000। और ये सबका टोटल जो ये हाई हुआ है, ये मैंने जो हाई हुआ है लास्ट, ये ऑल टाइम हाई डेट लिखा है, तो उस तक ये टोटल इतना हो जाता है। तो सबका टोटल करते हैं तो इतना होता है, मीन्स के कितना 4,25,16,132 रुपीज, मीन्स के आपका रुपीज होता है, नंबर ऑफ टाइम्स गिनते हैं तो 23 टाइम्स ओवरऑल हुआ आपका। करेक्ट। आपको तो करना क्या है, 25 हजार डालना है, बात खत्म। उसके बाद तो क्वार्टरली रिव्यू करना है, क्वार्टरली रिव्यू में ओके आता है, रिजल्ट, सेल्स, प्रॉफिट ग्रो होता है, और मैनेजमेंट कोई डम डिसीजन न ले, ऐसा देखना है कि मीन्स के सपोज आपका बिजनेस फार्मा का है और आप टेलीकॉम में एंटर हो रहे हैं। करेक्ट। एक रिलायंस एक एक्सेप्शनल केस है, वो जियो भी करता है, पेट्रोकेमिकल भी करता है, वो अलग बात है।
बाकी सब में मैंने जब ये स्टडी, ये सब स्क्रिप्ट का स्टडी करता हूँ तो मेरे हिसाब से जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है ना, वो जो डाइवर्स करता है ना, तो वो कंपनी उठ जाती है। अब सपोज यूनिटेक का ही एग्जांपल लेते हैं। यूनिटेक रियल एस्टेट में काम कर रही थी 2003 से 2007 तक। सपोज उसका शेयर का प्राइस खाली देखे तो 40 पैसा से 500 रुपीज तक बढ़ा था 2007 में, मीन्स के 500 गुना। और बाद में जब ये टेलीकॉम में उतरी, ये यूनिनर कुछ बनाया था ना, तो अभी वो वापस 5 रुपीज प्राइस हो गए। यूनिकॉर्न या ऐसा कुछ था। हाँ, मीन्स के वो तो जो भी है, मीन्स के टेलीकॉम में उतरी थी, तो अभी वापस 5 रुपीज में आ गया है। करेक्ट। अभी ऐसा कोई डिसीजन न ले मैनेजमेंट, वो देखना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। तो 18,50,000 रुपीज हम इन्वेस्ट करते हैं तो CAGR इतना होता है 41% के आसपास। करेक्ट। और अगर हम ये ऐसे, अब उसमें भी हम स्पेसिफाइड होते हैं कि हमको तो मार्केट के पहले प्रिडिक्ट करना है और मार्केट के 5 ईयर में वापस ये आ जाए, ऐसा कंपनी करते हैं। तो ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 31 कंपनी होती है उसकी, वो ऐसी, वो पहले मालूम करना वो अलग बात है। मीन्स के ये तो पहले रिसर्च तो बाद में हुआ, पहले ये बन गया था सब स्टॉक। हेलो, मैंने तो ये रिसर्च तो बाद में ही किया है, फिर ऐसा ऐसा होता है। तो पेबैक पीरियड तो मेरे पास तो उसके 5, जब बाई ब्रेकआउट पॉइंट आता है उसके बाद का 5 ईयर का मेरे पास डेटा तो था ही। और ये 74 है, इसमें 74 कंपनी थे, उसमें 25-25 हजार डाले। अब हम 31 कंपनी जो है कि जो पेबैक पीरियड से अबव है, मीन्स के पेबैक पीरियड 1:1 से अबव है। सपोज ये कंपनी है तो ये उसमें आ जाएगी, ये कंपनी आ जाएगी, ये कंपनी आ जाएगी, लेकिन ये कंपनी है ये नहीं आएगी, ठीक है। तो अब ऐसे ही कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 31 कंपनी मिलती है, तो आपका पैसा, आपका पौने 7,75,000 आपको इन्वेस्ट करना है। और वही अमाउंट ये हो जाता है 2,87,96,000 के आसपास। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स होता है 23 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाता है 37। आपका ये जो है इतना गुना हुआ 37, तो आपका CAGR बढ़ जाता है 50 के आसपास बढ़ जाता है। जो हम CAGR वाली सीट में वो जो PPT था उसमें हम देख रहे थे इधर कि हमारे को 10 ईयर में 100 अगर चाहिए तो 58 के आसपास चाहिए हमको CAGR। तो ये नियर अबाउट उसके आसपास पहुंच जाता है। तो ये सपोज ये खाली डिफरेंस दिखाया है कि 40 CAGR का डिफरेंस ये 8% के आसपास है। तो हम ये कंपाउंड वाला जो सीट देखा उसमें जो अलग अदर एवेन्यूज है, PPF है, उसका तो जो है उसका तो खाली ये डिफरेंस में ही निकल जाता है। ये 8% डिफरेंस है, ये इधर 42 है, ये 50 के आसपास है, 8% का है। तो ये अदर तो उसमें ही है, अंदर ही। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि पेबैक पीरियड आपको मिलता है, आपको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके 5 ईयर का। तो वो शेयर बाय करते हैं तब तो होगा ही नहीं, पहली बात तो ये, उसके बाद ही होगा। बराबर, सस्पेंस तो रहेगा ही रहेगा। बराबर। अब मेरा एक खुद का एग्जांपल, अभी रियल एग्जांपल दूं तो ये IOL कंपनी मैंने परचेस की, IOL केमिकल, बराबर। मैंने 208 रुपीस में परचेस की, मेरा बाई प्राइस है 2,028 आसपास। अब मैंने अप्रैल 2019 में परचेस की। ओके। जब सपोज ये यहाँ IOL केमिकल, तो ये चार्ट आता है। हाँ। अभी
ज्यादा ले लेता हूँ, इसमें 2012 से ही है, इसमें लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, नहीं मेरे को एक्चुअली जरा गाड़ी जाना था, मैं फोन करने वाली थी लेकिन मेरे पास फोन नहीं है उसका। अभी ये चार्ट में मैंने डाला, तो अभी ये IOL का सपोज अभी आया, 220 रुपीस उन्होंने जनवरी 2008 में किया था, जनवरी 2008, ओके। ऊपर दिख रहा है डेट, 220 रुपीस भी ऊपर इधर दिख रहा है, इधर आई। और अब ये जो आई था पुराना उसका 220 का था, जनवरी 2008 का। अब वो ब्रेक हुआ, इधर 225 हुआ, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, मैंने तो इधर बाई कर लिया। करेक्शन आया, उसके बाद जब मेरे को कन्विंसिंग स्टोरी लगा तो मैंने इधर कहीं 205 रुपीस में बाई कर लिया। ठीक है, ये मंथ में मैंने किया था, मीन्स के मई महीने में, मई 2019 में मैंने बाई किया था। उसके बाद रियल स्टोरी स्टार्ट होता है कि 2019 में बाई करते हैं, 2019 में जब मैं बाई करता हूं तो मेरे पास ये स्क्रीनर में ईयरली ये दिखा रहा है। 2019 में मेरे पास ये होगा, ये सब जब इधर और ये पूरे साल का 3 क्वार्टर का मेरे पास रिजल्ट होगा। करेक्ट। ये पूरा साल का 28 करोड़ कमाया है और इसमें 3 क्वार्टर का मेरे पास रिजल्ट होगा। मीन्स के सपोज इधर से इधर तक का होगा, आज का आया होगा या नहीं आया होगा मेरे को मालूम नहीं है। तब मेरे पास था तो मैंने ये क्वार्टरली आप सपोज 82, 38 और 14 मीन्स के यहाँ 134 करोड़ के आसपास का और 28 करोड़ ये, तो मीन्स के 162 करोड़ के आसपास का इसमें रेवेन्यू होगा मेरे पास। बराबर है। तो अब यहाँ से मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि मेरी मार्केट कैप मैंने बाई किया तब कितनी थी। अब मैंने 205 में बाई किया तो इसका डिवाइड बाई 4 कर दूं। हाँ ठीक है। हाँ मीन्स के नहीं तो इधर 5.87 है नंबर ऑफ शेयर, 5.87 इंटू 208 तो 1200 करोड़ के आसपास था। बराबर। तो मेरे को 5 ईयर में 1200 करोड़ चाहिए। बराबर। अब जब वो मैंने बाई किया तब वो 160 करोड़ कमा रहा था, यहाँ 160 करोड़ था। तो एक साल हुआ अभी 360 करोड़ उन्होंने कमा लिया एक साल में। ओके। तो मीन्स के मेरे को 1200 करोड़ चाहिए 5 साल में। बराबर। तो 360 करोड़ तो उन्होंने एक साल में ही कमा लिया। बराबर। बराबर है। तो अभी मेरे को 5 ईयर में होल्ड करूं तो शायद 1200 करोड़ कमा ले तो मेरा पे बैक पीरियड 1:1 हो जाएगा। करेक्ट। तो अब ऐसा सोच के अभी ये डेट घटा रहा था कंटिन्यूसली। अभी ये सब मेरे पास था तब डेटा, यहाँ से यहाँ तक का तो था ही, 2020 का नहीं था, यहाँ से यहाँ तक का था ही। तो ये मैं देख रहा था तो मैंने ये बाई तब किया। अब होल्ड करने का कन्विक्शन कैसे आता है, सपोज मैंने बाई किया मई 2019 में, उसके बाद तो मैंने तो सपोज यहाँ कहीं बाई किया, बराबर है, यहाँ 2005 में। तो अब उसके बाद ये कोरोना वाला क्रेश आया, उससे पहले 316 हो गया था, उसके बाद करेक्शन आया तो 150 में मिल रहा था ये तो। और उसके तब मेरे पास तो कन्विक्शन लेने के लिए एक ही पॉइंट था कि वो प्रॉफिट और सेल्स बढ़ा रहा है तो मैं क्यों बेचूं।
बरोबर. अब ये करने के लिए ये सब करने के लिए ही वो 100 बैगर वाला जो क्राइटेरिया है वो काम आता है ना. बरोबर. क्योंकि अगर वो क्राइटेरिया वर्क प्रॉपर होता है तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे. बरोबर, बेच देंगे. हाँ, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप शेयर क्यों बेच रहे हैं? करेक्ट. सिंपल लॉजिक यही है. बरोबर. रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो हो रहा है और कंपनी एक्सपांड कर रही है, कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, तो आप बेचने का कारण क्या है? बस प्राइस बढ़ गया और घट गया तो आप बेच रहेंगे. ऐसा हुआ ना. अगर आप बेचते हैं तो भी ऐसा होता है. अभी सपोज मैं यहाँ बेचूं यहाँ 800 रुपीज में, तो भी मेरा बेचने का कारण क्या है? लॉजिक ही नहीं है ना कुछ. क्योंकि सेल्स प्रॉफिट तो वो कंपनी बढ़ा ही रही है बरोबर. अभी भी. तो अभी मैं बेच दूं 800 रुपीज में तो भी कोई लॉजिक नहीं है. बरोबर. मतलब आपका बोलना वो है कि क्वार्टरली रिजल्ट देखने का, क्वार्टरली रिजल्ट में अगर ऐसा लगता है कि वो अभी ग्रो होना बंद कर रही है, स्लो हो गई, स्लो डाउन हो गई है, तो एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब ही यही है. तो इस तरह से हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ पहले से स्ट्रेटेजिकली हम ऐसे इन्वेस्ट करें तो ही ये कुछ वेल्थ क्रिएट हो सकेगा. नहीं तो वेल्थ नहीं होगा, वो ब्रोकर कमाएगा. हम तो सब शाम को अब आप कैसे करते हो आप लोग वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पहले क्या मैं भी ऐसे ही कर रहा था कि जब शाम को टेंशन नहीं रहता है. ओके. हाँ, आपको नींद आनी चाहिए. मतलब ट्रेडिंग जैसा. हाँ, आपको नींद तो आनी ही चाहिए ना. बराबर. नींद नहीं आती तो आपका सब वर्थ है. अब वेल्थ बना भी लिया तो भी कोई उसका ये नहीं है ना, मतलब नहीं है. नींद तो खोई है ना आपने. तो क्या ये स्लिप वो क्या है, नाइट की स्लिप अच्छी है और आपका एनालिसिस प्रॉपर हो तब आपको उसमें होल्ड करने का कन्विक्शन आता है. और वो आप किसी से बोरो नहीं कर सकते. बराबर. वॉरेन बफेट ने अपने सेंटेंस में एक लिखा है, यू कैन बोरो मनी बट यू कांट बोरो कन्विक्शन. अगर आप किसी और का कन्विक्शन, सपोज मैं एनालिसिस करता हूँ और मैं अपने हिसाब से माइंडसेट से आप एनालिसिस करता हूँ, उसके बेस पे आप बाई करते हैं, तो कन्विक्शन तो मेरा है, मैं तो कल बेच दूंगा. सपोज मेरे को कुछ ऐसा लगा, आप तो फंस गए ना. बराबर. कहने का मतलब क्या है कि कन्विक्शन तो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा. करेक्ट. शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो यही करना पड़ेगा. शेयर मार्केट का आपको सक्सेस रेशियो मालूम है? क्या है सक्सेस रेशियो? शेयर मार्केट में जितने सारे लोग काम करते हैं उसमें सक्सेस कितने होते हैं? नहीं पता कितने. लॉन्ग टर्म वाले वैसे. लॉन्ग टर्म वाला तो है ही, पर लेकिन लॉन्ग टर्म में भी सक्सेस रेशियो सपोज हम रेशियो को, हाँ सॉरी 10%. हाँ 5% ही है. 5%. ओके. हाँ, तो मीन्स कि हमारा सीए का रिजल्ट जो है ना, पहले जो 1-2% आता था, अभी तो वो भी बढ़ गया है, 15% 20% हो गया है, उससे भी कम है. 5% ही है इसका सक्सेस रेशियो. क्योंकि जब इसमें क्या है कि अभी ये सिचुएशन क्या हुआ अभी रिसेंटली कि लॉकडाउन हुआ, ये वर्क फ्रॉम होम हुआ और सब शेयर मार्केट में इतने सारे अकाउंट खुले और सब न्यू जनरेशन आ गए इसमें. करेक्ट. बराबर है. तो अभी होगा क्या कि शेयर मार्केट का एक रूल है कि शेयर मार्केट में हर 7 साल में ब्लड चेंज होता है. मीन्स के एक आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में आया, उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने लॉस किया तो वो निकल जाएगा. अब दूसरी तेजी आई. क्या किया उसने? लॉस किया. ओके. हाँ. लॉस होगा. सपोज आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा तो आप कैसे इधर सस्टेन करेंगे? करेक्ट. तो आप इसे यही सोचेंगे कि ये शेयर मार्केट जुगाड़ है, वो है सब, ये ब्ला 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 सब हो जाएगा स्टार्ट. बराबर है. तो होगा क्या कि अगर कोई नया आदमी आता है 20 साल वाला, सपोज यंगर जनरेशन आती है 20 साल में, तो 2-3 साल उसको अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट होता है. उसके बाद क्या होता है कि कोई ना कोई बड़ा क्रैश आएगा. क्रैश आना ऑब्वियस है, क्रैश आता ही रहता है. अब क्रैश आया तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, बाद में वो छोड़ देगा शेयर बाजार. तो फिर नई जो तेजी आएगी
हर ये होती है ना, सपोज 1998 से 2000 की तेजी लगते हैं तो .com बूम होती थी। तो .com बूम हुई तो तब जब सपोज विप्रो, इन्फोसिस ये सब हाई बना रहे थे, ऐसे 100 गुना हुआ था सब ये स्टॉक। उसके बाद 2003 से तेजी शुरू हुई तो 2010 से रियल एस्टेट, इंफ्रा और ये स्टॉक ने हाई बनाना शुरू किया। अब सपोज किसी के पास विप्रो अच्छी कंपनी है, अच्छी वर्ल्ड बेस्ड कंपनी है, लेकिन विप्रो किसी के पास पड़ा है 2000 के साई में टॉप पे लिया है तो उसका तो पूरा अभी तक 20 साल हुआ गया, अभी 2020 हो गया तो, लेकिन प्राइस नहीं आया, प्राइस वही है, रिटर्न नहीं मिला उसको। तो आदमी है जिसने विप्रो बाई किया है, इधर मैं दिखाता हूँ, ये चार्ट वाला है, उसमें विप्रो जिसने बाई किया है इसमें तो नहीं आएगा, मनी कंट्रोल में जाना पड़ेगा कि मीन्स के उसमें हुआ क्या है कि अभी प्राइस तो पहले ही अबव हो गया था, मीन्स के 200 गुना स्क्रिप हुआ, 200 गुना या 300 गुना जो भी हुआ था 1998 से 2000 तक में वो हुआ था 200 गुना के आसपास। तो उसके बाद तो कंपनी का प्रॉफिट और ये सेल्स सब बड़ा है, लेकिन प्राइस अभी तक नहीं है, वो 100% श्योर है, क्योंकि वो सेक्टर अब नहीं चलेगा। करेक्ट। सपोज अभी क्या है कि इंफ्रा ये एपीआई वाला कुछ चल रहा है, फार्मा एपीआई, बराबर है। अभी ये 3-4 साल सपोज चल भी जाए और ना भी चले, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये 1.5 साल चले या 2 साल चले या ना भी चले, बराबर है। तो अभी जो ये स्टॉक चल रहे हैं तो अभी इसका कोई स्टॉक होगा, वो क्या होगा, 100 बैगर होगा, बराबर। अब जब नई जनरेशन आई वो टॉप में ले लेगी, अब उसको 20 साल का ब्रेकआउट, 5 साल का, 6 साल का ब्रेकआउट आए तब बाय करना, वो तो मालूम नहीं है, वो तो किसी को पूछ के ही लेंगे, बराबर। तो अभी उसको क्या होगा कि टॉप पे बाय कर लिया और फंडामेंटल व्यू तो है नहीं कुछ, बराबर। तो अभी ये जो विप्रो वाला है तो उसका तो अभी तक प्राइस नहीं है, अभी 350 के आसपास का उसका प्राइस है। ये है, ये मैं टोटल ले लेता हूँ मैक्सिमम, तो ये 2001 का भाव अभी तक आया, उधर ही है, अभी नहीं है 2000 का भाव, प्राइस अभी तक नहीं है, सॉरी ये हो गया। अभी ये कुछ 2000 का 360 रुपीस का प्राइस अभी तक कहीं नहीं देखा, अभी तक नहीं आया ये प्राइस। अभी ये जो कोई ने स्टॉक ले लिया 2000 की साल में कि अपना 100% विप्रो में ही डाल दिया, जो भी सेविंग था, तो अभी वो तो रोता ही रहेगा। 300 हुआ था लेकिन वो 300 ये 2019 में 300 तक गया था लियो, लेकिन अभी तक प्राइस नहीं आया उसका, डिविडेंड दिया, सब हुआ। अगर आप सेम स्टडी करेंगे कि 1980 से 2020 तब का विप्रो का रिटर्न गूगल में सर्च कर लेना, तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि विप्रो जैसा स्टॉक है नहीं कोई, हिस्ट्री में कोई नहीं है। 10,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें गूगल नहीं मिलेगा। हेलो, आपका म्यूट करो ना कोई। हाँ एक हेलो, हाँ, तो क्या होता है कि सपोज 10,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करते हैं, गूगल में मिलेगा सब, वो डेटा अवेलेबल है, तो विप्रो में 600 करोड़ होता है 30 साल में, 1980 से 2000 तक रिटर्न ऐसा मिल रहा है विप्रो। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी तक 20 साल तक रिटर्न नहीं मिला। ब्लू चिप कंपनी है, कंपनी तो ब्लू चिप ही है, कंपनी का ऐसा कोई है नहीं।
तो मेरा एक ये पेबैक पीरियड वाला एक ये स्ट्रेटेजी है कि आपको क्या करना है कि 5, 6, 7, 8 या 3 साल, 3 से अबव, 2 से अबव होए तो उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है और आपका ये सब हमारा जो पीपीटी में देखा वो सब क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो बाई करना है। वो भी क्या है, एसआईपी जैसा। एसआईपी मीन्स कि आपको बाय करके होल्ड करना है उसको। करेक्ट, ओके। तो ही वेल्थ क्रिएट होगा, नहीं तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, खाली एंटरटेनमेंट होगा। अगर नहीं हो, होल्ड ही नहीं कर पाएंगे आप। बराबर। आपको कुछ मालूम नहीं है कंपनी का, स्टडी करते हैं और स्टडी कोई आपको कोई लॉजिक नहीं है होल्ड करने का, तो आपके ऐसे ही प्राइस 2 गुना हुआ या 1 गुना हुआ तो आप बेच देंगे। करेक्ट। अब ये आईओएल है सभी, मैंने मेरा रिसेंट एग्जांपल है, सुनील भाई ने भी परचेस किया है, बराबर है। तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा कि आप होल्ड कर पाए। बराबर। वो भी रीजन होना चाहिए ना होल्ड करने का भी। बराबर। तो एक ये स्ट्रेटेजी थी। अब मैं एक दूसरी स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग करता हूँ, ये 3-4 महीने में निकल जाता हूँ, ऐसा एक स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी क्या थी कि लॉन्ग टर्म के लिए थी। ये जो 100 पेबैक पीरियड वाली मैंने स्ट्रेटेजी बताई ना कि भाई आपको रीजन होना चाहिए, ये सब टोटल क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ये फंडामेंटल क्राइटेरिया। और उसके बाद ऐसा है तो पेबैक पीरियड में आता है तो आप बाय करते हैं तो उसको होल्ड करना है। अभी ये इसमें ये एक स्ट्रेटेजी है हाई टाइट फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न, हाँ, वो भी वो विलियम ओनेल वाली बुक में ही है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, उसमें ही है। तो ये पैटर्न क्या है कि उसमें आप एक ही क्राइटेरिया इग्नोर करते हैं। जो हमने अभी तक जो क्राइटेरिया डिस्कस किया उसमें से एक क्राइटेरिया है कि पेबैक पीरियड, उसको आप इग्नोर करते हैं। उसकी वजह एक ये जो पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो करते हैं। एक पैटर्न कौन सा चेंज किया गया आपने? नहीं, पैटर्न तो ये क्राइटेरिया सेम है। अभी तो पीपीटी दिख रहा है ना, पैटर्न आएगा वैसे है, कप वाले पैटर्न रहेगा वैसे बोल रहा। अभी तो मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना। हाँ, अभी हाई टाइट फ्लैग पैटर्न पे दिख रहा है। हाँ, जो अभी मैंने डिस्कस किया अभी तक वो पैटर्न था पेबैक पीरियड, बराबर। पेबैक पीरियड वाला पैटर्न मैंने डिस्कस किया, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, बराबर है। उसमें पेबैक का मेन क्राइटेरिया है, करेक्ट। अभी ये पैटर्न है हाई टाइट फ्लैग पैटर्न, करेक्ट। तो उसमें आप एक जो क्राइटेरिया पेबैक पीरियड में डिस्कस किया वो सब सेम है, लेकिन पेबैक का जो 5 साल में प्रॉफिट होना चाहिए मार्केट कैप जितना, वो एक क्राइटेरिया आप इग्नोर करेंगे। क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आपको 3 साल मैक्सिमम 3-6 महीने में तो निकल ही जाना है इसमें। ओके। तो मीन्स के प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं हम इसमें। ओके। अभी ये पैटर्न क्या है, तो हाई टाइट फ्लैग पैटर्न दो, अभी इट बिगिंस विद द स्टॉक मूविंग 80 to 120 इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स के 8 वीक, मीन्स के 2 महीने में आपका शेयर डबल होना चाहिए। 2 महीने में डबल होना चाहिए। ओके। 2 महीने में डबल होना चाहिए। सपोज 100 रुपीज है तो 200 रुपीज 2 महीने में होना चाहिए। ओके। उसके बाद 10 to 25% करेक्शन होना चाहिए। ओके। उसके बाद जो हाई टॉप हुआ वहां आपको बाई करना है। ओके। करेक्शन होने के बाद दूसरी बार हाई होता है उधर बाई करना। हाँ, एग्जैक्टली, तब बाई करना है। तो सेम है जो पहले वाला था, पर इसमें कप जैसा नहीं होगा। इसमें पहले खाली देखते हैं फ्लैग होगा। फ्लैग पैटर्न है तो फ्लैग होगा। ओके। हेलो, एक मिनट। हेलो। हाँ, बोलो। नहीं, मैं तेरे को फोन करता हूँ, एक कॉल चालू है, मैं तेरे को फोन करता हूँ। हाँ, बोलो। तो उसके बाद क्या होगा कि स्टॉक, ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट
strongest of patterns, but it is also very risky and difficult to interpret. ओके मीन्स कि आप जज नहीं कर पाएंगे कब बाय करना है। पैटर्न तो यही है कि बाय कब करना है वो, लेकिन वो इतनी जल्दी होता है कि आप जज नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते। Many stock sky rocketed 200% or more of this formation in very short period of time. इसके ये पैटर्न एक्चुअली आपने इंटरप्रेट कर लिया तो उसके बाद 200% भी बढ़ सकता है स्टॉक, उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। अभी लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये मैंने पुराने जब ये हाईटेक, ये मैं एक ही पैटर्न 2016 से एक ही पैटर्न पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, हाँ, तो मैं एक ही पैटर्न पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं कोई बुक्स में पढ़ा और ये स्क्रिप्ट ले लिया ऐसा तो करता ही नहीं। मेरे पैटर्न में बैठता है तो ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी तो करना ही नहीं है, सेविंग वाला बैंक में ही रखना है पैसा, बराबर। 3% ही लेना है इस साल का, ठीक है। तो अब सपोज ये पैटर्न बनती है तो दिखता है कैसे है, ये मैंने ये ग्रेफाइट में काम किया था। हाँ, तो ये स्टॉक दिखा रहा है ना, एक मिनट नहीं दिख रहे थे। हाँ अभी आया। अभी ये 2018 का 243 ओल्ड आई था इधर। ओके, मेरा कर्सर है इधर। ये ग्रेफाइट का ही है, 2018 का हाई था, उसके बाद ये हाई इधर होता है। ये कुछ हो गया। अभी ये 140 हाई था पुराना, यहाँ से 275 हुआ, करेक्ट। मीन्स के ऑलमोस्ट डबल हुआ 8 वीक, बराबर। उसके बाद 4 वीक के लिए साइडवेज हो गए, यहाँ से यहाँ तक, बराबर। अब यहाँ इस वीक में 275 जब आता है तब आपको बाई करना है। ओके, वो 12 सितंबर 2017 को हुआ इधर। तो ये होता था तब। उसके बाद आप बाई करते हैं तो ये यहाँ से 906 मीन्स के सितंबर 17 और जनवरी 18, 4 महीने में 3 महीने, हाँ 4 महीने में 3 गुना हो गया, 275 गुना तो हो ही गया। सेम इसमें मैंने काम किया था, वाइजमैन फॉरेक्स बॉम्बे का, ये फॉरेक्स का कुछ काम कर रहा है, वीजा का कुछ काम कर रहा था। अभी ये पुराना आई था 340 के आसपास, और यहाँ से अब 340 से 520-40 तो हो गया था, लेकिन यहाँ से आप पीछे गिनते हैं तो ये यहाँ से मीन्स के लो था 220 और हाई हुआ 17/3/2017 में, उसका लो था 220, उसके बाद हाई हुआ 540 21/4 के आसपास ये, और बाद में ये थोड़ा सा साइड वेज हो गया 1 महीने के लिए। हमको यहाँ जब टॉप बनाता है ना, उसके बाद 8 वीक फिर देखना है, 8 वीक में हाई होना ही चाहिए। तो ये 5 वीक में हाई हो गया, 17/5/2017 को आपको ब्रेकआउट मिलता है। तो यहाँ से 540 के आसपास का प्राइस था, तो यहाँ से 1600 हो गया ये। तो मीन्स के मई से दिसंबर तक मीन्स के 5 या 6 महीने ही हुए ना। करेक्ट। तो ये एक स्ट्रेटेजी, ये भी एक हाईटेक पैटर्न है। इसमें ये भी एक स्टॉक है कि ये कौन सा है, नाम तो इधर नहीं दिख रहा, लेकिन इसका ये सॉरी, हाँ ये अभी HLE है, HLE ग्लास कोट। ये मैंने अभी रिसेंटली ये कोरोना का जो हुआ ना, उससे पहले इसमें काम किया था। तो वो पुराना आई था 2018 का 243, और यहाँ इसने हाई बनाया 398, करेक्ट, 398 हुआ। तो इधर लो था, इधर कुछ लो था इसका, तो वो 200 के नीचे था, 160 के आसपास था, 160 से 400 रुपीस हुआ।
और उसके बाद करेक्शन आया थोड़ा सा, ये एक महीने का करेक्शन आया। उसके बाद 400 रुपीज पे आप बाई करते हैं तो 985 तक तो ये कोरोना करे से पहले ही हो गया था। करेक्ट। तो ये स्ट्रेटेजी अभी अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो ये कंपनी थी तो उसमें मैंने काम किया, अभी मेरा होल्डिंग है ही उसमें, मैंने बेचा भी नहीं है अभी तक। तो ये आरती ड्रग है। आरती ड्रग, हाँ हाँ, नाम सुना होगा। अभी उसका पुराना हाई किया था क्योंकि इधर था 875 पर हाई दिखा रहा है 2015 का। ये मंथली चार्ट है, बराबर है। तो अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ और वीकली कर देता हूँ। तो ये 875 इधर हुआ। मई 2015 में आई था, वो आई मई महीना में 2020 में हुआ, 5 साल के बाद। ये कोरोना का 40% बाजार टूटा, लेकिन ये फिर हाई कर देता है मई महीने में ही, लॉकडाउन में ही। उसके बाद एक वीक का करेक्शन आया उसमें। तो इधर आपका बाई पॉइंट बनता है। ओके, बराबर। 26/5 2000 का वीक है, उसमें आपका बाई पॉइंट होता है। मैंने तो 1000 रुपीज में बाई किया क्योंकि पैटर्न प्रॉपर था मेरा। मैं यहाँ बाई नहीं कर पाया, एक वीक में बाई नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि अभी एक वीक और वेट कर लूं, करेक्शन आए शायद, दो तीन वीक हो जाए ना तो अच्छा है। तो मैंने इधर 1000 रुपीज के आसपास बाई किया, तो भी मेरे को 3000 रुपीज का प्राइस अभी मिल रहा है 2 ही महीने में, 3 महीने में। अच्छा, हाँ। तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी बहुत है, लेकिन उसमें क्या है, प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। सपोज अभी सेम मैंने और सुनील भाई ने दोनों ने परचेस किया है। पर ये स्ट्रेटेजी जो कर रहे ट्रेडिंग के लिए, उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, फंडामेंटल देखना है कि नहीं? फंडामेंटल तो देखना ही है, फंडामेंटल क्राइटेरिया टोटल देखना है जो 100 बैगल वाला, लेकिन एक क्राइटेरिया हम मिस करेंगे, क्या, पेबैक वाला। ओके। हाँ, एक ही क्राइटेरिया नहीं फॉलो करेंगे। ओके। लेकिन आपको क्या है कि सपोज ये कंपनी है, उसका ये डायमिंस है, अभी सपोज ये 215-16 रुपीज उसका प्राइस था सितंबर 18 का। उसके बाद ये हाई बनाया बिफोर कोरोना 245। उसके बाद यहाँ ये हाई बनाता है, हाई बनाया है इधर इन्होंने। उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्शन आया, और उसके बाद ये हाई बनाया। तो आपको ये 345 जुलाई 6-7-20 ऊपर वीक दिख रहा है। जुलाई का पहले वीक में आपको मालूम पड़ेगा ये हाई बनाया है इसने 375, 345। तो उसके बाद आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं कि 2 वीक पीछे में कितना था, 2 मंथ पीछे। सपोज ये एक वीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मीन्स कि आपका लो कितना था 170, और ये 170 से 345 हुई। करेक्ट। तो डबल हो गया। हाँ। उसके बाद 2 वीक करेक्शन आया, ये 2 करेक्शन है, और 375 जब ये यहाँ होता है तब आपको बाई करना है। हमने किया, मैंने और सुनील भाई दोनों ने बाई किया, तो मेरे को 525 तो अभी हो गया है। अभी तो एक ही अभी 3 वीक ही हुआ है मैंने बाई किया तब। ओके। तो मीन्स कि ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसमें मैं खाली ट्रेडिंग ही करता हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो बताई वो मैंने वो बताई आपको। करेक्ट। तो इस तरह से मैं डिसीजन लेता हूँ। और इस तरह से अभी फाइंड कैसे करें, मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप फाइंड कैसे करेंगे। मैंने अभी क्या किया है, एक स्टॉकेज करके ये है, ऐप है। तो उसमें मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, महीने का 400 रुपया मेरा जाता है।
पर Okay. उसमें तो मेरे को मिलता है, खाली एक चीज नहीं मिलता, ऑल टाइम हाई जो रहता है ना वो मेरे को नहीं मिलता। हाँ, ये वो ही मैं बात कर रहा था। ऑल टाइम हाई बाई करने के लिए आपको गूगल में BSE 52 वीक हाई करना है। हाँ, वो 52 वीक हाई मिलता है पर ऑल टाइम हाई नहीं मिलता उसमें। मैं दिखा रहा हूँ ना अभी। ओके अभी BSE की साइट है, उसमें आपको 52 वीक हाई मिलेगा। करेक्ट। 52 वीक हाई मिलेगा, इधर इधर आ गया। हाँ उसके बाजू में लिखा है ऑल टाइम हाई, करेक्ट। बराबर है। हाँ। अभी ये क्या है कि ये जो प्राइस है इसमें एक आप बोनस और स्प्लिट नहीं इंक्लूड करता है। BSE का ये सिस्टम थोड़ा सा ये है, अच्छा नहीं है कि सपोज ये 2015 में 208 रुपीस हुआ और अभी 61 है, अभी 52 वीक हाई में 60 के आसपास है। ओके। तो आपको आपको करना क्या है कि यहाँ से सपोज ये मैंने अभी जो डिस्कस किया ये अनु फार्मा है, हाँ अनु फार्मा, तो उसको मैंने कॉपी किया, करेक्ट। तो इसे चार्ट में डालते हैं। हाँ चार्ट अभी 2 साल का तो अभी ये आया, अभी यहाँ से मैं ऑल कर दूं और यहाँ से मंथली कर लूं तो मेरे को मिल जाएगा। सॉरी, करेक्ट। इधर तो नहीं है, करना पड़ेगा। कर देता हूं। इसमें भी नहीं है। अभी ये अनु फार्मा आया, बराबर है, स्क्रीनर में। अभी ये सपोज 2015 में ये हाई हुआ था, उसके बाद ये अभी हाई करने की कोशिश कर रहा है, अभी हुआ नहीं है, करेक्ट। बराबर हाई है। और करके दूसरी बार 10% नीचे जाएगा तो और फिर अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सपोज ये हाई होगा, हाँ तब तक आपको अभी आपको यहाँ से मिल तो गया कि अभी सपोज ये तो गलत बता रहा है क्योंकि ये बोनस ये सब काउंट नहीं कर रहा है ये, बराबर बराबर। अगर आप स्क्रीनर में या और कोई चार्ट में या मनी कंट्रोल में जाएंगे तो सब मिलेगा। अभी इसका 402 रुपीस ये हाई हुआ और 414 रुपीस के आसपास का उसका ये हाई है, इसमें 415 का ऑल टाइम हाई पुराना। तो अब आपको ये स्क्रिप्ट तो मिल गया, स्क्रिप्ट तो मिल गया। अब आपको यहाँ आता है जब ये हाई बनाता है, हाई बनाते हैं और उसके बाद जहां तक जाता है, सपोज 415 है कि 20 हो जाए 25 हो जाए कोई बात नहीं, तब तक हम स्टडी तो कर सकते हैं उसका। करेक्ट, ठीक है। अब सपोज ये हाई टाइप में आता है या नहीं है, तो यहाँ से देखते हैं। अभी 400 रुपीज है एक, तो ये वीकली चार्ट है, 3 4 5 अभी ये 210 रुपीज वाला 400 रुपीज हुआ, तो नियर अबाउट हो गया ना, 80% के 90% के आसपास हो गया, बराबर। अब ये हाई ऑल टाइम हाई करता है और आपको 2 वीक का एक या 2 वीक का या 10 से 15% का करेक्शन देता है, तो उसके बाद आप बाई कर सकते हैं ना इसको, बराबर। मींस के BSE में ये दिखा रहा है, लेकिन एक ही इसमें फॉल्ट है कि बोनस और स्प्लिट एडजस्ट नहीं करता, तो आपको देखना पड़ेगा, बराबर। उसके लिए सपोज ये 226 रुपीज ये 2017 का बनाया है, अब अभी ये 7 रुपीज तो बन गया, आज कल इसने 210 रुपीज बनाया था, तो आपको इसको सीधो चार्ट में डालना है और फंडामेंटल क्राइटेरिया सस्टेन वो करता है, फुलफिल करता है तो ही बाय करना है, नहीं तो नहीं करना, सिंपल, बराबर। ओके, समझ गया। हाँ, तो बस इस 2 पैटर्न से मैं ये काम कर रहा हूँ अभी तो चल रहा है। हाँ अच्छा अच्छा है, ये मेरे को मतलब जानने को बहुत अच्छा लगा। अभी मैं खुद से ट्राई करूंगा, मेरे को समझेगा। खुद से करना बहुत अच्छा ही रहेगा, खुद से करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि कन्विक्शन तो अपना ही होना चाहिए, नहीं तो कुछ ये है ही नहीं, मीनिंग ही नहीं है इसका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो? नहीं, क्वेश्चन जैसा तो कुछ नहीं है अभी। ये मैं पहले सुनील बोलते थे कि ये सब स्ट्रेटेजी है जैसे हम लोग यूज करते हैं और शेयर का प्राइस ऊपर जाता है,
तो उनको बोला था कि हम लोग को भी बताओ करके, तो उन्होंने बोला मैं बता दो। बाद में उन्होंने बोला कि आपके साथ एक कॉल रख देंगे। तो अच्छा वो आपके साथ हो गया, तो हम लोग को भी मेरा क्या बोलना है, मैं तो कोई स्क्रिप्ट मेरे को मिलती तो सब जगह से है, करेक्ट, लेकिन मेरे के रूल में आती है या हमारे स्ट्रेटेजी में बैठती है तो ही बाई करना है। बराबर, कहने का मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल क्राइटेरिया और ये चार्ट में सब में अगर फुलफिल होता है तो बाई करना है। अगर आप मेरे को कोई भी स्क्रिप्ट दे रहे हैं तो मैं नाम जो जान लूंगा, लेकिन बाई तो करूंगा ही नहीं, बराबर, विदाउट स्टडी बाई नहीं करूंगा। करेक्ट करेक्ट। इसमें क्या होता है, कभी कभी स्क्रिप्ट निकल जाती है तो निकल जाए। हाँ मेरे को तो वो कोई नहीं, मेरे को तो BSE 52 वीक आई में से मैं ढूंढ ही लेता हूँ, मेरे को मिल ही जाती है कोई ना कोई। तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज ये हमने ये सब स्टडी किया और अब हम उसका हाफ भी करेंगे ना। हाँ 1/2% हमारा CAGR होता है, सपोज ये 50% CAGR हम देख रहे हैं, अगर हमारा 1/2% भी होगा तो भी 25% CAGR हुआ। तो 25% CAGR कहीं मिलता ही नहीं है। ये म्यूचुअल फंड वाले सभी 12% CAGR पे ही काम कर रहे हैं, 12 या 15%, उससे ऊपर वो भी नहीं देते। वो भी नहीं होता उनका तो। हाँ, वो होगा कभी कभी तो वो भी नहीं होता। तो 15% CAGR वो दे रहे हैं, तो 25% हम थोड़ा सा मेहनत करके 25% हम कर ले, तो ऐसे ही हम 10% तो अब हो गए ना उससे। बराबर, ऐसा है, ठीक है। हाँ अच्छा है, थैंक यू। ओके भाई, वेलकम।